नमस्कार सत श्री अकाल। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो तो मैं हाँ तुहाडे नाल दीप्ति शर्मा। पंजाब अंदर पिछले 2.5 सालों के अंदर 38,000 तो ज़्यादा मामले IVF के रिकॉर्ड हुए हैं, जो ये दस रहे हैं कि किसी भी कपल नूं माता पिता बनने दे विच कितनी कॉम्प्लीकेशनस आ रही है। लेकिन यही डेटा ये भी दस रहा है कि जो निराश हो चुके सी कपल्स वो माता पिता बने नहीं। इस तो इलावा जो गल असीं महिलावां दी करते हैं तो बहुत सारिया समस्यावां उन्हां दे नाल जुड़ियां ने। साडे देश अंदर कैंसर दे नाल मरण वालियां दी गिनती सब तो ज़्यादा महिलावां दी है और उसकी वजह है सर्वाइकल कैंसर और ब्रैसट कैंसर। महिलावां दे नाल जुड़ियां हुईयां तमाम समस्यावां तमाम बीमारियां उन्हां दा असीं जिक्र करांगे। साडे नाल बहुत ही मशहूर गायनी इस समय मेरे नाल स्टूडियो च मौजूद ने। उन्हां दा स्वागत करदे हां मदरहुड हॉस्पिटल तो डॉक्टर एकावली गुप्ता। मैम बहुत स्वागत है तुहाडा डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। नमस्ते, मैं डॉक्टर एकावली गुप्ता, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट, मदरहुड हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ। एंड जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे IVF के केसेस पंजाब में देखने को मिल रहे हैं। इट इज़ अ हैप्पी थिंग ऑल्सो, एंड साथ में हाँ बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। सो डेफिनेटली जैसे जैसे साइंस एडवांस होती जा रही है हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पहले कह नहीं सकते कि ये केसेस डायग्नोज नहीं होते थे या पता नहीं लगते थे, कपल्स ऐसी अपनी पूरी ज़िंदगी काट देते थे कि बच्चा नहीं होता था, या फिर अब साइंस इतनी एडवांस्ड है कि अब हम उनका डायग्नोसिस बना सकते हैं, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर अगेन बहुत कॉमन कैंसर है इंडिया में, एंड इसकी सिंपल सी स्क्रीनिंग और कुछ वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। एंड जी डॉक्टर एकावली गुप्ता, जैसे आप भी बात कर रहे थे जिवें तुसी भी डॉक्टर गल कर रहे सी, लेकिन मैं ये जानना चाहांगी कि जिवें तुसी भी कहा कि साइंस बहुत एडवांस हो गई है, बहुत तरक्की कर गई है। हुण वो समा आ गया कि मदरहुड नूं पेरेंटहुड नूं लोग कपल्स इंजॉय भी कर रहे हैं। मैं एक टर्म का इत्थे मैम जिक्र करांगी, वाटर बर्थिंग। नैचुरल बर्थिंग और वाटर बर्थिंग दे विच डिफरेंस की है मैम, और ये कितना क आसान कर रहा है, इसके फायदे की ने और इसके नुकसान की ने? देखो, नेचुरल बर्थिंग मतलब नॉर्मल डिलीवरी है ना। दो तरीके की डिलीवरी होती है, एक नेचुरल डिलीवरी होती है, नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी, एक होती है सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, सो नेचुरल डिलीवरी में ही एक हमारा मेथड है पेन रिलीफ का या डिलीवरी को आसान बनाने का, जो कि है वाटर बर्थिंग। वाटर बर्थिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम देखते हैं कि अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज कौन सी हैं। जो अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हैं जिसमें कोई शुगर की दिक्कत नहीं है, BP की दिक्कत नहीं है, थायराइड की दिक्कत नहीं है, लिवर की दिक्कत नहीं है, बच्चे की ग्रोथ ठीक है, फ्लूइड ठीक है, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सो हम वो कैंडिडेट्स आइडियल होते हैं वाटर बर्थिंग के लिए। वाटर बर्थिंग में हम इसके साथ 3 महीने तक स्ट्रिक्ट पेशेंट के साथ मॉनिटरिंग रखते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स बताते हैं। अब जब लेबर का टाइम आता है, व्हेन द पेशेंट इज़ इन लेबर, उनको दर्दें शुरू हो गई हैं, सो हमारे पास एक पूल है, ठीक है, उसको मेंटेन करने का, उसको क्लीन करने का एक अलग तरीका है। उस पूल में एक वार्म वाटर डाल के, जो कि बॉडी टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है, हम प्रेग्नेंट लेडी को उसमें बिठा देते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले ये पेन रिलीफ दे देता है। कभी भी कहीं भी चोट लगे तो अगर हम उस पर गर्म चीज़ लगाएं तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, थोड़ा सा पेन रिलीफ कम होता है। देन हम लेबर थोड़ी सी फास्टन हो जाती है, जल्दी प्रोग्रेस हो जाती है, मदर रिलैक्स हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं वाटर बर्थिंग में। वाटर बर्थिंग के साथ साथ और भी तरीके हैं पेन रिलीफ करने के लिए, जैसे हमारे पास एपिड्यूरल होता है और एंटोनॉक्स के गैसेस हैं। सो बड़े सारे तरीके हैं। वाटर बर्थिंग इज़ जस्ट वन ऑफ द मेथड टू ईज डिलीवरी, असिस्ट डिलीवरी एंड मेक नेचुरल बर्थिंग पॉसिबल। डॉक्टर लोग किन्ने क अवेयर ने वाटर बर्थिंग नूं लैके, और जो केसेस भी थोड़े कोल सामने आते हैं कि अजिहा होया है कि वाटर बर्थिंग तो बाद कोई इशू होया होए, क्योंकि साडे बहुत समाज च धारणा रहिंदी है कि नैचुरल बर्थिंग नूं ही प्रैफरेंस दो, नहीं तो कोई ना कोई इशू कॉम्प्लीकेशनस जिहड़े ने वो हुंदे ने मैम। नेचुरल बर्थिंग को डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंस दी जाती है, एंड आइडियली नेचुरल बर्थिंग ही प्रेफर करनी चाहिए। अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो वाई नॉट। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, उन्हीं केसेस में हम सिजेरियन करते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ मदर एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ बेबी। जो वाटर बर्थिंग है
उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन आने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते, वो भी नेचुरल बर्थिंग का ही एक तरीका है, प्रोवाइडेड इट इज़ डन इन अ सुपरवाइज्ड कंडीशन। मतलब आप घर में नहीं कर सकते या आप जैसे कुछ न्यूज़ में आया था थोड़े दिन पहले, समबडी वाज ट्राइंग वाटर बर्थिंग एट होम, तो वो नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर सुपरविजन में, डॉक्टर की प्रेजेंस में, नर्सेज की प्रेजेंस में, डॉक्टर अगर मैं हॉस्पिटल गलत में। नहीं हूँ तो ट्राई सिटी में शायद आप पहले हैं हॉस्पिटल में जहाँ पे ये केसेस शुरू हुए, और सक्सेसफुल रेट मैम क्या है, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग बहुत एक्साइटेड हैं, दे हैव हर्ड अबाउट वाटर बर्थिंग, हमारे बारे में सुना, उन्होंने आके पूछते हैं कि वाटर बर्थिंग कैसे हो सकती है, एंड हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जितने भी वाटर बर्थिंग हमने ट्राई किए हैं उनमें से आई थिंक 90% सक्सेसफुल हुए, सो इट इज़ अ गुड क्या थिंग। ये महंगा है मैम? हाँ जी, थोड़ा से इसके चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, वो यू अंडरस्टैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टब मेंटेन करना है, सो थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे। यस ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੈਕਟਰ बहुत ज़्यादा है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, की कारण ने? देखो, किसी भी कैंसर के मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं, है ना। कुछ कॉजेज़ ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर उनके साथ पैदा हुआ है, जिन्हें हम जेनेटिक फैक्टर्स बोल देते हैं। जैसे फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, कुछ जीन्स में म्यूटेशन है जिसके कारण कैंसर हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो मॉडिफाइबल हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, जैसे कि हो गया अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, देन सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं, है ना। सो ये सारी चीज़ें। अगर अब हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर एक वायरस के कारण होता है, HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एंड हाउ डज इट स्प्रेड? इट स्प्रेड्स थ्रू इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण स्प्रेड होता है। अब इसको और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? HPV का इन्फेक्शन 80% महिलाओं को होता है, बट ये खुद ब खुद रिकवर कर जाता है। वो 20% केसेस में कुछ बॉडी में इस तरह के फैक्टर्स होते हैं कि बॉडी इसको क्लियर नहीं कर पाती, इसलिए ये कैंसर की तरफ प्रोग्रेस हो जाता है। वो हो गए जैसे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लाइक आई टोल्ड यू, अल्कोहल हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गई, देन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो गए, अर्ली एज पर इंटरकोर्स, देन जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आजकल प्लास्टिक्स का यूज़ बहुत कॉमन है। सो मल्टीपल फैक्टर्स विच इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ कैंसर। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਮੈਮ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ तुरंत डॉक्टर तक कंसल्ट की जाए? देखो, कैंसर की यही खास बात है कि कैंसर अर्ली स्टेजेस में सिम्टम्स नहीं करता। दैट इज़ वाई हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ने कुछ स्क्रीनिंग टेक्निक्स बनाई हैं। फॉर सर्वाइकल कैंसर पर से एक पैप स्मीयर का टेस्ट होता है, तो हर 21 साल की उम्र के बाद जो भी लेडीज़ सेक्सुअली एक्टिव हैं उन्हें 3-3 साल में पैप स्मीयर का टेस्ट कराना चाहिए टिल 65 ईयर्स ऑफ एज। अगर हम इस पैप स्मीयर के टेस्ट में HPV DNA भी कंबाइन कर रहे हैं तो ये 5-5 साल में टिल 65 ईयर्स ऑफ एज हमने कराना है। अगर हम ये टेस्ट कराते हैं तो यही कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेजेस या प्री कैंसर स्टेजेस में भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और उस पर अगर हम डिटेक्ट कर ले तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, यह जानलेवा नहीं होता। सो सबसे पहले हमने ये नहीं सोचना है, जब हम लेडीज़ को बोलते हैं कि पैप स्मीयर का टेस्ट कराना है तो वो हमसे पूछते हैं कि हमें तो कोई सिम्टम्स है ही नहीं। तो इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि कैंसर अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम कॉज करेगा ही नहीं, तो हमें स्क्रीनिंग करानी है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम मैमोग्राफी कराते हैं, उसी तरह सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर का टेस्ट हर 3-3 साल में करवाना है। डॉक्टर की कोई वैक्सीनेशन भी साढ़े को अवेलेबल है? यस, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। जैसे कि ये मैंने बताया कि एक वायरस के कारण होता है, सो उस वायरस से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास ये कैंसर की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जिसे हम गार्डासिल बोलते हैं। इसकी 3 डोजेज़ लगती हैं, एक अभी लगेगी, एक 2 महीने बाद लगेगी, एक 6 महीने बाद लगेगी, इफ़ अ गर्ल इज़ मोर देन 14 ईयर्स ऑफ एज, एंड हम 45 ईयर्स तक इसे दे रहे हैं। अगर 9 to 14 ईयर्स है तो इसकी 2 डोजेज़ लगती हैं, एक अभी और एक 6 मंथ्स के बाद।
सो बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीनेशन है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ गर्ल्स हमारी जो हैं who are above 9 years of age, their parents should take them to their pediatricians or doctors, and cervical cancer की वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है. इनफैक्ट बॉयज़ को लगाना भी ज़रूरी है. ये जो वैक्सीनेशन है नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर बट थ्रोट कैंसर, लैरेंजियल कैंसर, ओरल कैंसर, एनल कैंसर से भी ये प्रोटेक्ट करता है. सो बॉयज़ को भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डोजेज और शेड्यूल सेम है. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਮਲੇ ਮੈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 10 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ. ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਮ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਕਰਦੇ. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਨੇ. ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ नहीं हाँ? इनू तुसी किवें वेखदे हो और ब्रेस्ट कैंसर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ मैं थोड़ा थोड़े तो जानकारी चाहांगी. ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना. जब भी कोई लेडी किसी चीज़ से सफ़र करती है तो फर्स्ट चीज़ व्हाट दे डू इज़ वो अपने नेबर्स से डिस्कस कर लेंगी, अपनी फैमिली से डिस्कस कर लेंगी, एंड जो बेस्ट एडवाइस उन्हें वहाँ पर मिलेगी वो यही होगी कि ये तो सबके साथ होता है, कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं. तो ये गलत है. अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपने डॉक्टर के पास जाना है. अभी तो हम दिक्कत की बात कर रहे हैं. अगर आपको कोई दिक्कत आ भी नहीं रही है तब भी आपने रूटीन गायनी विजिट के लिए अपने डॉक्टर के पास जाना है. 40 ईयर्स के बाद साल में एक बार मैमोग्राफी होनी चाहिए और पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए. पैप्समियर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, हर 3-3 साल में होना चाहिए. 35 साल के बाद अगर आपको कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी आ रही है, कोई भी मेंसेस में दिक्कत है, ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इरेगुलर है, स्पॉटिंग है बीच में, तब भी आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है. बिकॉज इस चीज़ पे मोस्ट कॉमनली एडवाइस मिलती है कि ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है. ऐसा नहीं है. इसी स्टेज पे हमें बीमारी को पकड़ना है और ट्रीट करना है. सो डॉक्टर के पास जाना ज़रूर. ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਮ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਜ ਜੋ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड, मेनली यही कारण है जो मेंसेस जल्दी शुरू हो रहे हैं आजकल छोटी लड़कियों में. 9 ईयर्स फिर भी हम नॉर्मल मानते हैं. 9 ईयर्स के बाद अगर मेंसेस शुरू हो रहे हैं वी डू नॉट वरी, बट अगर 9 ईयर्स से पहले शुरू हो रहे हैं तो आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है. जो भी कुछ टेस्ट होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे. फिर भी 9 ईयर्स इज़ ऑल्सो टू अर्ली जो लड़कियों को मेंसेस शुरू हो रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको, बच्चों को बाहर भेजा जाए, खेलने के लिए भेजा जाए. आजकल वो टैब पर लगे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं या आईपैड पे लगे रहते हैं. सो दैट इज़ वेरी अनहेल्दी. सम अमाउंट ऑफ एक्टिविटी शुड बी इंक्लूडेड इन एवरी गर्ल्स शेड्यूल. एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हम एट अ बटन हमारे फ़ोन पर हमें अनहेल्दी फूड मिल जाता है जो कि बहुत ही कॉमन हो गया है. देयर आर पीपल आई नो जो डेली जंक फूड खा रहे हैं. तो इसे अवॉइड करना है, हेल्दी फूड खाना है. वेट का ध्यान रखना है. हमारे इंडिया में या आजकल सोशल मीडिया पे आप कह लो कि बॉडी शेमिंग का बहुत कंसेप्ट है. अगर आप किसी को कह दो कि थोड़ा सा वज़न ज़्यादा हो रहा है, इट इज़ कंसीडर्ड बॉडी शेमिंग. ये हमें फिर बंद करना होगा क्योंकि हेल्दी बॉडी इमेज का कंसेप्ट बनाना है. हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या एक हेल्दी बॉडी होती है. सिर्फ दिखने से बॉडी शेमिंग को एसोसिएट नहीं करना है. हमने ये भी बताना है कि एक अनहेल्दी बॉडी बहुत सारी बीमारियों का घर होता है. पीसीओडी के चांसेस बढ़ जाते हैं, अर्ली मेनार्के हो रहा है. सो बच्चे को पेरेंट्स बताएंगे, स्कूल वाले बताएंगे कि आपने हेल्दी रहना है, ये आपका आइडियल वेट है, आपने एक्सरसाइज करनी है और अपना वजन मेंटेन करके रखना है. दिस इज़ इंपॉर्टेंट. ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ कि ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ कर ਸਕੀਏ? बिल्कुल. आई थिंक आजकल स्कूल्स कर रहे हैं, दे आर मेकिंग इट मैंडेटरी कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हफ्ते में एक बार स्पोर्ट्स पीरियड होता था. अब डेली स्पोर्ट्स पीरियड हैं तो 1 आवर दे आर प्लेइंग डेली. सो धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है एंड schools are also taking responsibility इस चीज़ के बारे में. There are talks which we are doing in schools about early menarche, बच्चों को educate कर रहे हैं and PCOD के बारे में बता रहे हैं. So I think they are doing it.
ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਮੈਂ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 38,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਮ ਜੋ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਸਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ है? देखो 40-50% केसेस में मेल फैक्टर होता है एंड लगभग 50% केसेस में फीमेल फैक्टर होता है। सो जैसे हम अभी बात कर रहे थे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की, PCOD के केसेस बढ़ रहे हैं, थायराइड की दिक्कत बहुत ज़्यादा कॉमन है, देन पीपल आर डिलेइंग चाइल्ड बर्थ बिकॉज करियर इम्पॉर्टेंट है। सो ये सारे कारण हैं मेनली जो आजकल मुझे लगता है कि IVF के केसेस बढ़ रहे हैं। देयर आर अदर रीजंस, ट्यूबल फैक्टर्स हैं, यूट्राइन फैक्टर्स हैं, वो अलग चीज़ है, वो हैं ही मतलब पॉपुलेशन में। बट आजकल PCOD का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा, अगेन सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी फूड हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न हमारा अच्छा नहीं है, स्लीप हाइजीन नहीं है, दे आर स्लीपिंग एट, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि काम करना है, काम शुरू होता है शाम को 4 बजे और ख़त्म होता है मिडनाइट 1 बजे। सो उससे बॉडी में जो एक मेलेटोनिन होता है उसमें इस तरह के चेंजेस आते हैं कि एग प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता। सो ये सारी चीज़ें जो हम करते तो जा रहे हैं, वी आर अडॉप्टिंग द वेस्टर्न कल्चर, बट अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स, अनहेल्दी फूड एंड नॉट गोइंग आउट फॉर अ वॉक और एक्सरसाइज, ये सारे बेसिक कारण हैं कि इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो रही हैं। सो ਮੈਮ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਮੀਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੈ, ਲੰਚ ਹੈ, ਡਿਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੈਮ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਲਾ, ਜੋ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਹਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है? देखो बैलेंस डाइट जैसे आपने बोला हमें स्कूल में पढ़ा देते हैं, आई थिंक 4th-5th क्लास में हमें बैलेंस डाइट बता देते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, वही लेनी है, हम सब ने बैलेंस डाइट लेनी है। 30% कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब रोटी चावल, 30% प्रोटीन्स, 10% फैट्स, प्रोटीन्स हो गए, दाल हो गई, एग्स हो गए, नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, देन 10% फैट्स होते हैं, फैट्स में घी, बट हम ज़्यादा आजकल पंजाब में फ़ैट्स पे फोकस करते हैं कि फ़ैट्स ही सब कुछ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। देन देयर इज़ मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, रफेज, फाइबर एंड दैट इज़ इट आई थिंक, है ना। सो इन सब चीज़ों को प्रोपोर्शन में लेना ज़रूरी है। फ्रूट्स लेना ज़रूरी है, नट्स लेना ज़रूरी है, सीड्स लेना ज़रूरी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में यही प्रोवाइड करते हैं, दाल और सब्जी दोनों खाना ज़रूरी है, रोटी भी खाना ज़रूरी है। सो एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। ਆਫਟਰ 30 ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, उसनू किवें हैंडल किया जाए? देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत अर्ली स्टेज पे सिखा देनी चाहिए हमें बच्चों को, बिकॉज़ जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस करती है स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। सो स्ट्रेस मैंबर्स दा मैम रोल ज़रूर दसना कि मेल मैंबर्स दा कितना क ज़्यादा इस दे विच रोल मायने रखदा है। मेल मेंबर्स का डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट का बहुत रोल है। स्ट्रेस आप कब हैंडल कर पाओगे अच्छे से? सबसे पहले आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कुदरती तौर पर हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है विच मेक अस हैप्पी, सो विच आर मूड एलिवेटर्स। सो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगा एंड मेडिटेशन अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्कूल लेवल पर ही बच्चों को सिखा देना चाहिए कि मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फैमिली सपोर्ट,
तो फैमिली सपोर्ट में पेरेंट्स की सपोर्ट आती है, सिबलिंग्स की सपोर्ट आती है, एंड देन डेफिनेटली स्पाउस की सपोर्ट आती है. सो करियर में सपोर्ट करना, कम्युनिकेशन ओपन होना, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट. कहीं पर स्टॉपेज नहीं होना चाहिए कि किसी को कोई दिक्कत हो रही है या मेंटली कोई दिक्कत हो रही है और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए. आई थिंक 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स अगर आपकी कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन होंगे तो वहीं सॉल्व हो जाती है, इफ सामने वाला बंदा अगर एफर्ट ले रहा है. सो देन उसके आगे येस वी हैव प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल जो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, बट 90% प्रॉब्लम आपकी फैमिली लेवल तक ही सॉल्व हो जाती है. सो डेफिनेटली जैसे आपने कहा रोल है स्पाउस का या मेल मेंबर्स का. ਬਟ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮੈਮ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਝਿਜਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝਿਜਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 12,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਖੈਰ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਬਰਥਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿਥ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਸਾਡਾ इस तरीके होया कि इस चीज़ को रिपीट अगे किया जा सकता है अगर दोबारा. वाटर बर्थिंग इज नेचुरल बर्थिंग जी, तो डेफिनेटली मतलब एक बार वाटर बर्थिंग होगी तो दूसरी बार भी कर सकते हैं. वाटर बर्थिंग में कोई दिक्कत नहीं. ऐसा डर होता है सिजेरियन के लिए कि अगर एक बार सिजेरियन हुआ है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं. सो यस, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है. डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स कि पहले बार सिजेरियन किस कारण से हुआ था. नॉन रिकरेंट रीज़न होना चाहिए, पहले जैसे कि पहले बच्चा उल्टा था इसलिए सिजेरियन हुआ, बच्चा सीधा है तो हो सकता है. गैप प्रॉपर होना चाहिए दोनों प्रेगनेंसीज के बीच में, और कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए. सो डेफिनेटली वी कैन गिव अ ट्रायल ऑफ लेबर जी. इस तो इलावा मैम ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਪਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟ ਹੋਏ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਕੰਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ है? ये ना डॉक्टर के हाथ में कि डिलीवरी कैसे होगी और ना पेशेंट के हाथ में जी. ठीक है. सो ये तो एज द टाइम अनफोल्ड्स, हर प्रेगनेंसी के स्टेज पर कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि कुछ प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं है. तो ये तो धीरे धीरे हमें पता लगता है कि वेयर आर वी गोइंग, कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं या नहीं है, या सिजेरियन के चांसेस हैं. सो दिस गोज़ ऑन ग्रेजुअली, मतलब नोबडी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ये ऐसे वाली बात हो जाती है जी. लेकिन ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਿਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਪ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सेल्फ लव, सेल्फ केयर. अपना ध्यान रखो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो. अगर आप हेल्दी हो, आपकी आगे फैमिली भी हेल्दी होगी, आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी, एंड हमारा देश भी हेल्दी होगा, पंजाब भी हेल्दी होगा. सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करो. और ये शुरू होगा बच्चों से. जो हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं उन्हें सिखाना है कि क्या हेल्दी डाइट है, क्या हेल्दी एक्सरसाइज है, मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है. एंड वहीं से हमें शुरू करना पड़ेगा अब ये सारी चीज़ें, ताकि धीरे धीरे वॉट एवर जनरेशन इज़ कमिंग वो हेल्दी हो. मोर देन फिजिकल हेल्थ, आई थिंक आजकल मेंटल हेल्थ मैटर करती है. सो जी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैम, मदरहुड हॉस्पिटल जर्नी बारे मैं थोड़ा जानना चाहांगी कि ये जर्नी थोड़ी कदों शुरू हुई तो हुण तक दी किवें रही है? मेरा मदरहुड, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद मदरहुड फॉर 3 years now, and it's a great hospital. We have all the facilities available. We have amazing doctors. I think the gynecologists, there is a team of gynecologists, nurses बहुत अच्छी हैं, the management is very good. Then we have a lovely team of pediatric doctors जो छोटे छोटे बच्चों को who are born premature 26 weeks 27 weeks handle कर लेते हैं. And we have some good saves also. We have saved a 500-gram baby, and so it's a very good hospital which is providing the best care. And yes, it has been a very nice experience.
ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿਣਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।